आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं क्लास 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स की। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमने कई सारी क्लासेस की हैं, कई सारे सवाल लगाए हैं। तो आइए चलिए बिना समय खराब किए हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमको कौन से सवालों पर बात करनी है। चलिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको समझिए, पढ़कर समझिए और सॉल्यूशन शुरू किया जाए। चलिए पढ़ा जाए सवाल। कहा गया, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 mm विल हैव टू बी मेल्टेड टू मेक अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अगर लैंग्वेज को ठीक से समझने की कोशिश करिए तो आसान सोल्यूशन है इस सवाल का। आपसे कहा गया, एक सिक्के की बात की गई है। सिक्के का एक सिल्वर कॉइन है। सिल्वर का है, गोल्ड का है, इस बात से आपको लेना देना नहीं है। एक कॉइन है यानी एक सिक्का है। उस सिक्के का कुछ डायमीटर दे रखा है, उस सिक्के की कुछ मोटाई दे रखी है और इस सिक्के को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाना है, एक घनाभ बनाना है। एक घनाभ आपको बनाना है दी गई नाप का, दी गई डायमेंशंस का। इस नाप का एक घनाभ बनाना है, इस इन डायमेंशंस का एक क्यूबॉइड बनाना है और इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए जो मटेरियल आपको लेना है वो दी गई डायमेंशन के सिक्के को पिघलाकर आपको लेनी है। तो जाहिर सी बात है, क्यूबॉइड जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, सिक्का छोटा है। तो इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए ऐसे कई सारे सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा आपको। आपसे कहा गया है कि इस सिक्के को अगर पिघलाया जाए और पिघलाकर अगर एक घनाभ बनाया जाए, इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाए, तो इस क्यूबॉइड को बनाने में या इस घनाभ के बनने में ऐसे टोटल कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो एक सिक्के को पिघलाने से जो मटेरियल मिलेगा वो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि वो कम होगा क्यूबॉइड को बनाने के लिए। तो ऐसे कई सारे सिक्के आपको पिघलाने पड़ेंगे। कितने पिघलाने पड़ेंगे यही बात आपको बतानी है। कैसे बताएंगे आप? जिस क्यूबॉइड को बनाना है, जो घनाभ आपको बनाना है, उस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे हम पूरा, कैपिटल V मान लेंगे उसको। और इस घनाभ को बनाने के लिए जिन सिक्कों को पिघलाना है उस सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। घनाभ का जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसको हम एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। बात क्लियर? जो घनाभ आपको बनाना है उस घनाभ का पूरा आयतन निकाल लीजिए, फिर एक सिक्के का आयतन निकाल लीजिए, घनाभ के आयतन को सिक्के के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे। तो इस क्यूबॉइड यानी इस घनाभ को बनाने में कुल कितने सिक्के लगेंगे ये बात आपको पता चल जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? सवाल की कॉन्सेप्ट समझ में आई? सवाल किस तरीके की बात आपसे कर रहा है ये बात आपको समझ में आई? ऐसे भी एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इस घनाभ को बनाने में 100 यूनिट मटेरियल की जरूरत है हमको और इस सिक्के को पिघलाने पर 20 यूनिट मिलता है हमको। तो आपसे अगर ओरली पूछा जाए कि बताइए इस घनाभ को बनाने के लिए इस ऐसे कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, तो आप देख के ही बता देंगे ना, क्योंकि एक सिक्के को पिघलाकर 20 यूनिट मिल रहा है और हमको टोटल घनाभ के लिए चाहिए 100 यूनिट। तो ऐसे ऐसे टोटल 5 सिक्के हमको पिघलाने पड़ेंगे। 20 20 20 20 जब 5 बार मिलेगा तब हो जाएगा 100। तो ये बात कैसे आप जान जाते हैं? 100 हमको चाहिए और 1 से हमको 20 मिल रहा है, तो 100 चाहिए और 1 से मिल रहा है 20, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए आप, टोटल कितने चाहिए ये पता चल जाएगा। 5 सिक्के चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि जिसको बनाना है उसके आयतन को जिससे बनाना है उससे डिवाइड कर दीजिए। घनाभ बनाना है तो घनाभ का वॉल्यूम निकालिए, सिक्के से बनना है घनाभ को तो एक सिक्के के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। आपको कितने सिक्के चाहिए ये बात आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं सवाल का। सबसे पहले सिक्के की बात करते हैं।
सिक्के की मोटाई 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर दे रखी है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो आप इसको भी किसमें चेंज कर लीजिए, इसको भी आप चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। फिर सिक्के का व्यास दे रखा है आपको, सिक्के का व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75/2। इसको आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर यहां से हटाएं पॉइंट और 2 0 बढ़ा दें, 25 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 बार 100 होता 7, 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200, 7/8 सेंटीमीटर। इसको भी आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए सिक्के की मोटाई को आप h कहेंगे, क्यों h कहेंगे वो बात अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब हम क्या करें, सिक्के का आयतन निकाल लें। जो कॉइन है उसकी मोटाई आपको मालूम है, उसकी रेडियस आपको मालूम है, तो आप उस कॉइन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, यानी सिक्के का आयतन निकालिए। सिक्के का आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिक्का जो आपका होता है वो कौन से शेप का होता है। ज्यादातर आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का जो होगा वो सर्कुलर होगा, वृत्ताकार होगा या गोलाकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सिक्के को देखें तो सिक्के में ऊपर एक सर्कल होता है, सिक्के में नीचे एक सर्कल होता है सेम, और सिक्के की कुछ मोटाई होती है। और ये शेप किसका होता है, जिसमें ऊपर भी एक सर्कल हो, नीचे भी एक सर्कल हो और उसकी कुछ मोटाई हो। ये शेप किसका होता है, सिलेंडर का होता है कि नहीं होता है। सिक्का जो होता है वो एक्चुअली बेलनाकार होता है, बस सिक्के की मोटाई बहुत कम होती है, यानी जो बेलन होता है सिक्के से जो सिलेंडर बनता है उसकी मोटाई यानी उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। देखिए सिक्का ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है सिक्का। ये नीचे एक सर्कल बनता है, ये ऊपर एक सर्कल बनता है, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसका होता है हाइट। जो सिक्के की मोटाई होगी वो बेलन की हाइट का काम करेगी, और सिक्के की जो त्रिज्या है वो उसकी त्रिज्या है। और एक्चुअली सिक्का क्या होता है, एक बेलन होता है। तो जब बेलन होगा, जब सिलेंडर होगा, तो सिक्के का आयतन निकालने के लिए हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए सिक्के का आयतन V1 कह दो इसको, क्या होगा πr²h। पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 7/8 इंटू 7/8 इंटू h का मतलब 0.2। 7 से 7 कट गया, इसका ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे लिख लीजिए 10, और ये 2 से कट गया 4 बार, 2 दूनी 4 और ये 11 बार कट गया। ठीक है, जो भी आया उसको लिख लीजिए आप। 11 सते 77 आएगा ऊपर, और इसको ऐसे ही लिख लीजिए 11 से। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आगे भी आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। 11 इंटू 7 और अपान में कितना आएगा 8 इंटू 2 इंटू 10, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सिक्के का आयतन आपको मिल गया। अब इस सिक्के को पिघलाकर जो घनाभ आपको बनाना है, जो क्यूबॉइड बनाना है, उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। जो घनाभ बनाना है उसके भी डायमेंशंस आपको ये देखिए दे रखे हैं, तो ये लिख लीजिए। पहले सबसे पहले लिखेंगे
घनाभ की विमाएं, लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और मोटाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन V कह दीजिए इसको। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? LBH। LBH का मतलब 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, समीकरण नंबर 2। इतने आयतन वाले घनाभ को बनाने के लिए इतने आयतन वाले टोटल कितने सिक्के चाहिए ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को सिक्के के आयतन से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे कुल सिक्के बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। एक सिक्के का आयतन कितना है? 11 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, काट पीट करिए। देखिए ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा और ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक और 10 आएगा। इस 10 ने इस 10 को काट दिया, इस 10 ने इस 10 को काट दिया। 7 ने 35 को काटा 5 बार, 11 ने 55 को काटा 5 बार। जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 दूना 50 और 50 अट्ठे 8 पंचे 40। टोटल कितने सिक्के चाहिए? टोटल 400 सिक्के चाहिए इस घनाभ को बनाने के लिए। ये आपका सवाल लग गया। आसान क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले सवाल पे चलेंगे, देखें क्या है अगला क्वेश्चन। अगले सवाल में कहा गया है कि void is formed by joining the adjacent faces of 3 cubes, each of which has a side of 5 centimeter. Find the surface area of the cuboid obtained from this. 3 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 क्यूब हैं, हर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर है। 3 घन है, 3 घन है, प्रत्येक घन की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उन तीनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया, मतलब एक घन उसके बाद आगे दूसरा रखा गया, उसके आगे तीसरा रखा गया, उस तरीके से तीनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया। जब तीनों घन आपस में जोड़े जाएंगे तो एक लंबा सा बड़ा सा घनाभ बन के तैयार होगा। जो नया घनाभ बन के तैयार होगा, 3 घनों से जो नया घनाभ बनेगा उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए।
3 क्यूब हैं जिनमें प्रत्येक की मतलब साइड जो है, प्रत्येक की साइड जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। उन तीनों को अगर ज्वाइंट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक क्यूबॉइड बन के तैयार होगा। उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे एक तीन घन है, एक घन ये, दूसरा ये और तीसरा ये। प्रत्येक की भुजा जो है वो 5 है, तो 5 ये हो गई, 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। 1 2 3, 3 घनों को जब जोड़ा गया तो ये कुल मिलाकर एक घनाभ बन गया। और इस घनाभ की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, 5 5 5, यानी लंबाई हो जाएगी 15, 5 5 10 5 15। ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5 ही रहेगी। और जो चौड़ाई होगी वो भी आपकी कितनी रहेगी, 5, क्योंकि और कुछ तो चेंज नहीं हुआ है। एक क्यूब आया, उसके आगे दूसरा आ गया, उसके आगे तीसरा आ गया, तो केवल लंबाई बदलेगी, बाकी सारी चीजें चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 3 घन है जिनमें से प्रत्येक की भुजा 5 है, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर एक घनाभ बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। जो नया क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा। घन, प्रत्येक घन की भुजा क्या होगी, प्रत्येक घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जब 3 घनों को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर जो घनाभ बनेगा उस घनाभ की जो लंबाई होगी वो 3 बार 5 5 5 जुड़ जाएगा, तो घनाभ की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई, वो दोनों चीजें सेम रहेंगी। 5 घन की थी तो 5 ही घनाभ की भी रहेंगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एक घन ये आया, उसके आगे दूसरा आया, उसके आगे तीसरा आया, केवल लंबाई चेंज हुई, बाकी तीनों घन एक जैसे हैं, उनके बराबर में लाइन से वो जुड़ते चले गए, तो चौड़ाई में कोई फर्क उनके नहीं आया। ठीक, और ना तो उनकी ऊंचाई में कोई फर्क आया, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा तो रखा नहीं गया है, एक के आगे दूसरा रखा गया है, तो ऊंचाई तो आपकी वही बनी रहेगी पूरी पूरी। तो यानी घनों को जोड़ने पर केवल लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो हम लिखेंगे 3 घनों को जोड़ने पर 3 घनों को जोड़कर बने घनाभ की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ बनेगा, उसकी विमाएं। विमाओं में लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो जाएगी। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आना है। चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, जो नया घनाभ बनेगा उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2LB + BH + HL। 2L × B का मतलब है 15 × 5, BH का मतलब है 5 × 5 और HL का मतलब है 5 × 15। 15 बचे 75, 5 बचे 25 और फिर से 15 बचे 75। ये कितना हो जाएगा, 75 और 75 150 हो जाएगा, 150 और 25 175 हो जाएगा, 175। ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 2 1 कम 2 1 3,
350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस नए बनने वाले घनाभ यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये भी ठीक क्वेश्चन था, आसान सा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले सवाल पे चलें। आइए पढ़िए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो कह रहा है अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद अ लिक्विड. This liquid is to be filled into small cylindrical bottles of 3 centimeter diameter and 4 centimeter height. How many bottles will be required to empty the bowl? आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा ऐसा क्वेश्चन आया है, केवल ये डिजिट्स चेंज हैं। बिल्कुल इसी का सगा भाई आप लगा चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, एक अर्धगोलीय कटोरा है, उस कटोरे में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को सिलिंड्रिकल बॉटल्स यानी कि बेलनाकार बोतलों में भरना है। तो आपको ये बताना है कि वो कटोरा अगर आपको पूरा खाली करना है तो वो कटोरा पूरा खाली करने के लिए आपको ऐसी कितनी बॉटल्स चाहिए, ऐसी कितनी बेलनाकार बॉटल चाहिए जिनमें वो पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो भर दिया जाए। ऐसा सवाल बिल्कुल सेम आपने लगाया। आप क्या करेंगे, कटोरे में टोटल जितना लिक्विड है वो पता लगाने के लिए आप कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल का निकालेंगे, आप अर्धगोलीय कटोरे का आयतन निकालेंगे। आयतन से आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें टोटल कितना लिक्विड है। वो सारा का सारा लिक्विड आपको बेलनाकार बोतलों में भरना है। बेलनाकार बोतलों में वो सारा लिक्विड भरने के लिए आप क्या करेंगे, एक बेलनाकार बोतल का आयतन निकालेंगे। कटोरे में जो टोटल लिक्विड का आयतन निकला था उस आयतन को एक बोतल में आने वाले आयतन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कुल कटोरे में टोटल लिक्विड मान लीजिए 100 है और एक बोतल में मान लीजिए 10 आ रहा है, तो टोटल कितनी बोतलें हमको चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कटोरे में जो टोटल लिक्विड है उसको एक बोतल में जितना लिक्विड आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही बोतलों की संख्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, रिपीटेड है, तो इसको आप, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप लगाइएगा। केवल डिजिट्स चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन आप पिछली क्लास में लगा चुके हैं। तो इसको आप देखिएगा, लगाइएगा, और मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के रूप में बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन द इनर एंड आउटर डायमीटर, इफ द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ इट इज मेल्टेड एंड मेड इनटू a solid cylinder of 14 centimeter diameter, then find the height of the cylinder। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन हम लोग लगाएंगे इस सवाल को। इस सवाल में कहा गया है एक खोखला गोला है आपके पास। खोखला गोला होने का मतलब क्या है, खोखला गोला होने का मतलब एक परत है, बीच में अंदर खोखला है। अगर परत है मोटी सी तो अंदर का डायमीटर, अंदर की रेडियस अलग होगी और बाहर की रेडियस अलग होगी, क्योंकि अंदर की जो रेडियस होगी उसके बाद जब बाहर की रेडियस लेंगे तो बाहर की रेडियस में गोले की मोटाई भी ऐड हो जाएगी। तो वही इसमें कहा गया, खोखला गोला जो है उसका इनर और आउटर डायमीटर आपको दे रखा है, आंतरिक और बाह्य व्यास आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाया गया, पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। बेलन जो बनाया गया है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी जो बनाया गया है। एक गोले को पिघलाया गया, पिघलाकर जो मटेरियल मिला उस मटेरियल से एक बेलन बना दिया गया। जो बेलन बनाया गया है उस बेलन का व्यास आपको दे रखा है, उस बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो ऐसे सवालों में सिर्फ एक ही चीज आपको समझनी होती है कि जब आप एक वस्तु को आप पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं और दूसरी को बनाते हैं, तो जिसको पिघलाते हैं उसका आयतन और जिसको बनाते हैं उसका आयतन बराबर होता है, क्योंकि जो पिघल कर जो मटेरियल आपको मिला है उसी से आपने नई चीज बनाई है। तो यानी मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ ना क्वांटिटी ना क्वालिटी। तो इसका मतलब एक आकृति को पिघलाने पर जो मटेरियल मिला उससे आपने दूसरी आकृति बना के तैयार कर दी। तो यानी पिघलने से पहले उस आकृति का आयतन और पिघलने के बाद जो नई आकृति बनाई गई है उसका आयतन दोनों ही सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों में मटेरियल सेम यूज हुआ है। तो इसका मतलब जो गोला पिघलाया गया है उसका आयतन और जो बेलन बनाया गया है उसका वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। बस यही इसका की पॉइंट है और इसी से सवाल को लग जाना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना।
सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लें। गोली को खोखले गोले की विमाएं दे रखी हैं आपको। खोखले गोले की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या विमाएं हैं? बाह्य व्यास क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। इसलिए बाह्य त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 का आधा। उसके बाद आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर। इसलिए आंतरिक त्रिज्या R2 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? अच्छा, एक साथ ही निकालेंगे। फिर बेलन की विमाएं लिख लीजिए। बेलन की विमाएं क्या एक ही चीज है? बेलन का व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो बेलन की ऊंचाई आप मान लीजिए, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी थी, तो बेलन की ऊंचाई आपने क्या मान ली? h है। अब लिखेंगे क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, क्योंकि गोले को पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, उससे आपका सिलेंडर यानी कि बेलन बना है। तो जब एक को पिघलाकर दूसरा बनाया गया है तो आयतन में तो कोई फर्क होगा नहीं। एक को पिघलाया गया, दूसरा बना दिया गया, तो आयतन तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन सेम होंगे। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब होता है। लेकिन ये खोखला गोला है, तो बाहर वाले गोले का आयतन माइनस अंदर वाले गोले का आयतन, तो फार्मूला क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R की जगह पर आप 7 रख दीजिए, तो R स्क्वायर का मतलब 7 × 7, H हमको निकालना है, 4/3 आपका ऐसे ही रहा, और इसके अंदर हो जाएगा R1 क्यूब का मतलब 5 क्यूब, R2 क्यूब का मतलब 3 क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7, नहीं, H इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? 4 × 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 बचे 25, बचे 125, और ये हो जाएगा 3 × 3 होती है 27। 125 में से 27 चला जाएगा तो 98 बचेगा। ठीक,
और अपान में आपका होगा 3 इंटू ये दोनों 7। कैंसिल जो होना होगा कैंसिल कर दीजिए उसको। 7 से 98 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8/3। ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या आप डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छाक 18, फिर 3 छाक 18, 2.66 सेंटीमीटर आंसर। ये आंसर कह दीजिए, ये आंसर कह दीजिए, लिख लीजिए। आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्वेश्चन था। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी वैसा ही है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के एक शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस वृत्तीय गेंद बनाई जा सकती हैं। एक शंकु है, एक शंकु की रेडियस दे रखी है, एक कोन की रेडियस दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है, एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। इस शंकु को पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके एक गोला बनाया गया। जो गोला बनाया गया है उसका व्यास आपको दे रखा, इतने व्यास का गोला बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इस शंकु को पिघलाने से इस व्यास के टोटल कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो शंकु का आयतन निकालेंगे और गोले का आयतन निकालेंगे। गोले के आयतन से शंकु के आयतन को भाग कर देंगे, टोटल कितने गोले मिलेंगे ये हमको पता चल जाएगा। शंकु का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे और एक गोले का आयतन निकाल लेंगे। एक गोले को बनने में जितना मटेरियल चाहिए वो उसका आयतन होगा। उस आयतन से शंकु के आयतन को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुल कितने गोले बन रहे हैं ये बात निकल के आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। सॉल्व करना है तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आपके अपने आप लगाने वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन चलिए आ गया है, लगा लिया जाए। सबसे पहले शंकु की में शंकु की विमाओं में सबसे पहले क्या दे रखा है, त्रिज्या। कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई h कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर। और गोले की विमाएं, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा शायद। हाँ ठीक, इसलिए त्रिज्या इसको R1 कर दीजिए, 3 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया कुल कितने गोले बनेंगे इस शंकु को पिघलाने पर। तो लिखेंगे, इधर लिख लीजिए, शंकु को पिघलाकर बनने वाले कुल गोलों की संख्या बराबर। कैसे निकलेगी, शंकु का आयतन निकाल लीजिए और उसको एक गोले के आयतन से भाग कर दीजिए। शंकु का आयतन बटे
गोले का आयतन, कुल गोलों की संख्या आपको पता चल जाएगी। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई, आर की वैल्यू है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, एच का मतलब कितना है? 24। 4/3 पाई इंटू r1 क्यूब का मतलब कितना? 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 तिहाई 12 कट गया, ठीक। 3 से 12 4 बार कट गया, 3 से 24 8 बार कट गया, टोटल कितना आ गया? 8 चक्कू 32। कुल कितने गोले बन जाएंगे? 32 यानी 32 स्फीयर्स बन जाएंगे। इसको लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मेनी स्मॉल कोन्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हाइट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ मेटल स्फीयर ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर। ये भी सेम क्वेश्चन, ये सारे सेम क्वेश्चन है, इनको लगाइएगा आप। मैं एक बार पढ़े दे रहा हूँ, समझाए दे रहा हूँ, लेकिन इसको लगाना आपको अपने आप ही। 21 सेंटीमीटर व्यास के एक धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर व्यास का और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? एक बड़ा सा गोला है जिस गोले का व्यास जो है वो आपको कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाया गया, जब इस गोले को पिघलाया जाएगा तो पिघलाकर बहुत सारा मटेरियल आपको इकट्ठा मिलेगा। गोले को पिघलाने पर जो मिलेगा वो होगा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हम निकाल लेंगे, जिसको हम कैपिटल V कह देंगे, और ये कैपिटल V क्या है? गोले को पिघलाने पर जो धातु आपको मिली, उस मिली हुई धातु से छोटे छोटे बहुत सारे शंकु आपको बनाने हैं। कितने शंकु बन जाएंगे ये आपको बताना है, जबकि बनने वाले शंकुओं की डायमेंशंस आपको दे रखी है। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर व्यास और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे शंकु बनाने हैं। तो आपको बताना है कि इस मटेरियल से गोले को पिघलाने पर ये टोटल जो धातु मिली है, इस धातु से इस नाप के कितने शंकु बन जाएंगे। बात सारी वही है। गोले का आयतन आपने निकाला, जिसको आपने कैपिटल V कह दिया। इस एक शंकु का आयतन आपने निकाल लिया, क्योंकि व्यास दिया है जिससे त्रिज्या मिल जाएगी, और ये है आपका ऊंचाई। R और H दोनों मालूम है, शंकु का आयतन आपको मिल जाएगा। एक शंकु का आयतन जो निकलेगा उसको आप स्मॉल v कह देंगे। एक शंकु के आयतन से गोले के टोटल आयतन को डिवाइड कर देंगे जब आप, तो शंकुओं की संख्या आपको मिल जाएगी। बात समझ गए? गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन जब आप करेंगे तो आपको कुल कितने शंकु चाहिए, कुल कितने शंकु मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं जो आप कैसे लगाते चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप से 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से एक खाली बेलनाकार टैंक जिसके आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है में पानी भर रहा है। आधे घंटे में टैंक में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। ये क्वेश्चन भी आप लगा चुके हैं, पिछली किसी ना किसी क्लास में आप लगा चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन हालांकि ये मैं लगवाऊंगा, लेकिन आज के क्लास में ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में लगाएंगे क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और कोई छोटा क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, एक खोखले, क्या है खोखला, 14 सेंटीमीटर लंबे, एक खोखले 14 सेंटीमीटर लंबे लंबवर्ती बेलन के आंतरिक एवं बाह्य वक्रपृष्ठों का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन को बनाने में
लगी धातु का आयतन 176 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन के आंतरिक एवं बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन अभी छोड़ा है हमने इसके पहले वाला, वो हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है समझने में। सोल्यूशन उसका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझाने में उसको थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। चलिए, इस सवाल में कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई यानी लंबाई आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर। आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन को बनाने में टोटल कितनी धातु लग रही है वो भी आपको दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है। बेलन के आंतरिक एवं बाह्य व्यास आपको निकालने हैं। तो आइए देखें, शुरू किया जाए। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। बेलन की ऊंचाई जो है वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर दिया गया है। इसको बाद में लिखेंगे माना बेलन की बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक त्रिज्या R2 है, ये हम मान लेंगे। एक जो सिलेंडर है उसका एक्सटर्नल रेडियस जो है वो R1 और इंटरनल रेडियस जो है वो हमने क्या मान लिया, आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस R2 या एक्सटर्नल इंटरनल कह लीजिए, R2 मान लिया हमने। बेलन की बाह्य त्रिज्या R1 है और आंतरिक त्रिज्या R2 है, तो बाह्य त्रिज्या अगर मालूम है तो बाह्य वक्रपृष्ठ भी निकाल सकते हैं, और आंतरिक त्रिज्या मालूम है तो आंतरिक वक्रपृष्ठ भी निकाल सकते हैं। और जब दोनों वक्रपृष्ठ निकल आएंगे तो उनका डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, और आंतरिक और बाह्य दोनों वक्रपृष्ठों का अंतर हमको दे भी रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, लिख लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है बाह्य एवं आंतरिक पृष्ठों का अंतर बराबर कितना दिया है, 88 दे रखा है 88, और बाह्य एवं आंतरिक पृष्ठों का अंतर होगा कितना, बाहरी वक्रपृष्ठ कितना होगा, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई बाहरी की बात है तो R बाहरी यूज होगा तो R1 हो जाएगा H, और आंतरिक वक्रपृष्ठ कितना होगा 2 पाई R आंतरिक हो जाएगा R2H। भाई वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है। बाहरी वक्रपृष्ठ की बात की जाए तो R की जगह बाहरी त्रिज्या यूज कर लीजिए, आंतरिक वक्रपृष्ठ की बात की जाए तो R की जगह अंदर वाली त्रिज्या, अंदर वाली रेडियस यूज कर लीजिए। तो 2 पाई R1H माइनस 2 पाई R2H इक्वल टू 88, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको 2 और पाई और H इतना कॉमन मिल जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू 88 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 2 रहेगा ऐसे ही, पाई की जगह हो जाएगा 22/7, H की जगह हो जाएगा 14, H की वैल्यू दे रखी 14, और आपका R1 माइनस R2 बना रहेगा इज इक्वल टू 88।
देखिए 22 से कैंसिल हो जाएगा 88, कितनी बार? 4 बार। ठीक, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, और ये 2 दूनी 4 को काट देगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। जो बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठों का अंतर आपको दे रखा था, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक इक्वेशन हमने बना ली। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन, यानी बेलन का आयतन भी आपको दे रखा है। चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार क्या कह रहा है? बेलन का आयतन। भाई बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन, इसका मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है? बेलन का आयतन जो है वो दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, बेलन का आयतन होगा कितना? क्योंकि खोखला बेलन है, खोखला बेलन होने का मतलब है आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 176। पाई कॉमन मिल गया, एच कॉमन मिल गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 176। पाई की जगह वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू एच का मतलब 14। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? R1 माइनस R2, और दूसरे में होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 176। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 2 से 176 कट जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 22 से इस 88 को काट दीजिए 4 बार। ठीक, R1 माइनस R2 की जगह वैल्यू रख दीजिए 1, यहां रख देंगे 1 इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। तो इस 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इस 1 को हटा दीजिए। R1 माइनस R2 की वैल्यू रख दिया हमने, और ये कितना बचेगा फाइनली? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन R1 माइनस R2 इक्वल टू 1 आई है, और दूसरी इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 आई है। हमको क्या निकालना है? आंतरिक एवं बाह्य व्यास निकालने हैं। आंतरिक एवं बाह्य व्यास का मतलब ये है कि आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं पहले निकालें, फिर उनका 2 गुना करके व्यास निकाल लेंगे। रेडियस R1 R2 हमने मानी है, 2 इक्वेशंस R1 R2 में, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप जोड़ दें तो देखिए कितना आएगा। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 मिलके 2R1 हो जाएगा, और 2R1 की वैल्यू 4 और 1 हो जाएगी 5। ठीक, और 2R1 का मतलब क्या है? बाहरी त्रिज्या, और R1 का 2 गुना 2R1 का मतलब क्या है? बाहरी व्यास। तो 2R1 में 2 को हटाने की जरूरत नहीं, ये 2R1 जो है यही आपका क्या है? यही है आपका बाह्य व्यास, बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। एक आंसर, ये बाह्य व्यास हो गया। उसके बाद आप क्या करें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो R1 से R1 कट जाएगा, R2 जुड़ जाएगा, 2R2 हो जाएगा, और 4 में से 1 चला जाएगा, 3 आएगा। R2 अंदर वाली त्रिज्या है, और R2 का 2 गुना यानी 2R2 अंदर वाला व्यास है। तो ये क्या है?
आंतरिक व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर आ गया आपके पास। तो आंतरिक और बाह्य व्यास आपको निकालना था, ये आपका आंतरिक और बाह्य व्यास निकल आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ठीक है, इस सवाल को आप लिख लीजिए और ऐसे और जितने सवाल आपको मिले वो लगाते रहिए। और फिलहाल आज की क्लास में सवालों की संख्या मतलब भर की हो चुकी है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे सवाल आपको लगाने हैं, बहुत सारी क्लासेस अभी इसमें होंगी, तो वो सवाल हम अगली क्लास में लगाएंगे। और आज की क्लास को फिर यहीं पर रोका जाए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।